बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। उनकी इंट्रोडक्शन में हमने उसके साथ साथ हमने डिस्कशन की थी उनकी कुछ जनरल फीचर्स की कि ये हार्ड मैटर्स हैं, इनकी डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, कंडक्टर्स हैं या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ज़रा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी है, और उसके साथ साथ हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालिटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। Bonding energy is the amount of energy required to separate a particle from a system of particles or to disperse all particles of a system। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के बाइंडिंग एनर्जी को हम डिफाइन किस तरह करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर डिस्कस किया था चैप्टर 13 में कि ये वो एनर्जी है कि जिससे हम एक स्टेबल मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स को हम तोड़कर, उनके बॉन्ड्स को तोड़कर हम एटमों में कन्वर्ट करें, वो बॉन्ड एनर्जी थी। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी भी वही एनर्जी है कि जब हम किसी मेटल को इतना हीट दे कि उसके एटम्स मेटेलिक बॉन्डिंग की फोर्सेस से निकल सके और वो इंडिविजुअल एटम्स या पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जनरली ये एलिमेंट्स टफ हैं, सख्त है, जैसे आयरन एग्जांपल है आपके सामने। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनका ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये सख्त एलिमेंट है, टफ है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनका टफ है। अगर हम इनको ऐसे बेंड करना चाहेंगे तो हम आसानी से नहीं कर पाते। ये क्यों? क्योंकि इनमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इनके एटम्स जो है इतने क्लोजली पैक्ड है कि वो आसानी के साथ बेंड नहीं हो सकते। They can use electrons of S subshell and D subshell in metallic bonding। Students, ये इतने सख्त क्यों है, ये एलिमेंट्स टफ क्यों है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनका क्यों इतना ज़्यादा है? ये इसलिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक में ये डिस्कशन की थी कि ये बॉन्डिंग में, मेटेलिक बॉन्डिंग में एस सब शेल, तो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ जो इनर सब शेल है दैट इज़ 3D सब शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी यूटिलाइज हो जाते हैं। तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उसका जो फैक्टर होगा इनमें, इन एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो स्ट्रॉन्ग होगा और बाइंडिंग एनर्जीज इनकी स्ट्रॉन्ग होगी या ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम scandium 21 atomic number to chromium 24 atomic number। स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो यहाँ पर स्कैंडियम में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद टाइटेनियम में 2 आ जाते हैं, फिर उसके बाद वेनेडियम में 3। लेकिन क्रोमियम पर जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s1 3d5, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं बॉन्डिंग में, और जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग इनकी स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। क्रोमियम के बाद मैंगनीज का नंबर है विद एटॉमिक नंबर 25, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है मैंगनीज का 4s2 3d5, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो गया। आयरन में एक और आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद निकल है, उसमें से एक और आ जाएगा, कोबाल्ट में और ऐड हो जाएंगे, और जब हम जिंक तक पहुंचेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 30, वहां पर हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाइंडिंग एनर्जी पहले कम होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, क्रोमियम तक पहुंचने पर वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसके दोबारा जब हम ग्रुप पीरियड के आखिर तक पहुंचते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद खत्म हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक इज आर्गन कोर, इसको हम कह सकते हैं आर्गन कोर।
18 तक जब इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम आर्गन कोर कहते हैं, और उसके बाद 4s2 3d10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस, पीरियड में जो ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड, फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू क्रोमियम एंड देन डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड अप टू जिंक। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, फिर क्रोमियम पर मैक्सिमम होगी और उसके बाद जिंक पर मिनिमम होगी, जो कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तक बात पहुंच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी जो आपकी किताब में दी गई है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक का टाइटल जरा आप लोग समझें, वेरिएबल, वेरी जिसमें तगय्युर आएगा, जिसमें चेंजेस आएंगी। बाज़ जगहों पर अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे 1+ शो करेंगे, पॉसिबल है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए है 3 और 2+। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन वेरिएबल होगा। बाज़ कंपाउंड्स में जैसे मैंगनीज, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करता है बॉन्डिंग में, MnO मैंगनीज ऑक्साइड बनेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करता है MnO2 डाइऑक्साइड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है पोटेशियम परमैंगनेट की केस में, KMnO4 की केस में, तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर यूटिलाइज होंगे, D सबशेल समेत S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होंगे बॉन्डिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो बात की गई है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ठीक है, तो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट is the apparent positive or negative charge on an atom in a compound। किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में किसी भी एटम पर अपेरेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब अपीयर हो जाए उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक और प्रॉपर्टी है, या ऑक्सीडेशन नंबर एक और डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ है कि ये कितने बॉन्ड बना सकेगा। अगर 2 बनाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, 3 बनाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 एंड सो ऑन, because they can use electrons of 4s subshell as well as 3d subshell simultaneously at a time। simultaneous का मतलब है at a time, कि ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स को और 3d के इलेक्ट्रॉन्स को at the same time यूटिलाइज कर सकते हैं बॉन्डिंग में। तो इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं 2+ है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, 3+ है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, या दोनों। ठीक है, या तो 2+ कॉमन है इनका, या 3+ कॉमन है, या दोनों कॉमन है। स्टूडेंट्स, आयोपेक रूल्स के मुताबिक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री रूल्स के मुताबिक 2+ लिखना सही है एज कंपेयर टू +2। आपकी किताब में बाज़ जगहों पर 2+, बाज़ जगहों पर +2 लिखा गया है। +2 +3 +4 ये गलत है। 2+, 3+, 4+ आयोपेक रूल्स के मुताबिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लेक्चर्स में ऑब्जर्व करेंगे या प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वहां पर पहले नंबर लिखा गया है, उसके बाद उनका चार्ज लिखा गया है। अगर नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है, एंड दिस इज द according to the IUPAC rules and regulations। Students, oxidation state 3+ is more common at start and 2+ at the end। हम जब पीरियड 3rd का स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन है, ज़्यादा कॉमन है। जब हम ग्रुप पीरियड के दरमियान से होते हुए जब हम आखिर तक पहुंचते हैं कॉपर और जिंक तक, वहां पर फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट में 3+, जैसे स्कैंडियम की अगर हम बात करें, अब अगर स्कैंडियम सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज कर जाता है बॉन्डिंग में, तो फिर उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तब भी वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता। पहले तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि बॉन्डिंग क्यों होती है, या इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज क्यों होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, ताकि वो एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। स्टेबिलिटी वो कैसे गेन करेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने से। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। अब
अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज करेगा, मतलब उसने कंप्लीटली आयोनाइज किए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्गन कोर से बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यूटिलाइज होंगे बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर जब स्कैंडियम की बात हम करते हैं, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन, या पीरियड की स्टार्ट में 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन। जब हम पहुंच जाते हैं मैंगनीज तक, मैंगनीज में 7+ भी अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3+ भी पॉसिबल है मैंगनीज के केस में, या ट्रांजिशन बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन जब हम जिंक तक पहुंच जाते हैं, आखिर तक पीरियड के एंड तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वहां पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल है और कॉमन है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कब ऑब्जर्व होगा? स्कैंडियम 3+ से मैंगनीज 7+ तक, और मैंगनीज 7+ का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया स्टूडेंट्स, KMnO4। इस चैप्टर में मैंगनीज की केमिस्ट्री डिटेल में डिस्कस होगी, वहां पर इसका एक कंपाउंड है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। वहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7+ है। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, इसलिए 7+ में ये अवेलेबल है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंडिंग d इलेक्ट्रॉन्स टाइटली फ्रॉम आयरन टू जिंक। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम प्रोटॉन्स भी ऐड होंगे, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो d इलेक्ट्रॉन्स को मोर टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है वो न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से जो d इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादातर फिर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते या हिस्सा नहीं ले सकेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर टाइटली बाइंड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसकी वजह से d इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे बॉन्डिंग में। और ये बात कहां पर मैक्सिमम होगी या डोमिनेट करेगी? ये बात आयरन से जिंक तक। आपको पता है कि आयरन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो कोबाल्ट है विद एटॉमिक नंबर 27, उसके बाद निकल है विद एटॉमिक नंबर 28, फिर कॉपर है विद 29 एंड जिंक विद 30। ये क्यों? फिर बॉन्डिंग में जब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे? अगर डी सबशेल के ऑर्बिटल्स टाइटली बाइंड है, 4s सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीकली अट्रैक्टेड है। क्यों? इसलिए क्योंकि D3D के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन की वजह से साइज एटम का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जो डिक्रीज आना चाहिए वो डिक्रीज नहीं आ पाता, और इसकी एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में दी थी आपको। कॉपर की साइज जो है पीरियड में वो अपने पीरियड के मेंबर से थोड़ा सा ज्यादा है। ये क्यों? इसलिए क्योंकि 4s इलेक्ट्रॉन्स 3d इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन की वजह से 4s इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की विसिनिटी से या न्यूक्लियस की फोर्स से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से फिर यूटिलाइज किए जा सकते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। और कॉपर की वजाहत इसमें साइज में कमी क्यों आ रही है लास्ट लेक्चर में हो गई थी। स्टूडेंट्स, जो टेबल दी गई है आपकी किताब में उसको आप जरा क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इंशाल्लाह आपको वहां पे मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हमें कैटलिस्ट को सीखना चाहिए कि व्हाट इज कैटलिस्ट। हम कहते हैं कि कैटलिस्ट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। मतलब अगर वो रिएक्शन 2 घंटे में कंप्लीट हो, अब टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बचाने के लिए हम उसमें से कैटलिस्ट ऐड कर लेते हैं और वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, वो रिएक्शन जल्दी होगा। कैटलिस्ट क्या काम करता है कि रिएक्शन तेज हो जाता है? कैटलिस्ट उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करवाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ट्रांजिशन मैटर्स में ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों है कि ये क्यों एज ए कैटलिस्ट एक्शन करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उनको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं या कैसे यूज होते हैं? जिनसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहाँ पे बनते हैं? कैटलिस्ट की सरफेस पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स उनको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें,
जो मेटल्स हैं अगर सॉलिड स्टेट में है या पाउडर फॉर्म में है, वो भी एक सॉलिड स्टेट है, तो उनमें बारीक स्पेसेस होती है जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आई से। उन स्पेसेस को इंटरस्टिसेस कहते हैं स्टूडेंट्स। उन इंटरस्टिसेस में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उन कंपाउंड्स को जो इंटरस्टिसेस में बन जाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से फिर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैटालिटिक एक्शन था स्टूडेंट्स के, कैटलिस्ट कैसे एक्शन करता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स से कि कौन कौन से मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड्स कहां पर यूज होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आयरन। ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन ये कहां पर यूज होता है? हेबर बॉश प्रोसेस में। हेबर बॉश प्रोसेस में, जहां पर एमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है। एमोनिया को जब इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एमोनिया का। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत है। यहाँ पर जो ऑप्टिमम कैटलिस्ट है, ऑप्टिमम कैटलिस्ट का मतलब ये है स्टूडेंट जो कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट दे। इस केस में आयरन यूज किया गया है। वो कैटलिस्ट बेहतरीन कैटलिस्ट होगा स्टूडेंट्स जो कम टाइम में हमें ज्यादा प्रोडक्ट दे, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं और जिसकी कीमत कम हो। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, जिसकी कीमत कम हो, उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं। अब आयरन इज कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वेनेडियम का कंपाउंड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कहां पर यूज होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो वो कन्वर्ट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर ट्राइऑक्साइड को फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जो कि फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। ये रिएक्शन कांटेक्ट प्रोसेस में एक्सप्लेन्ड है। कांटेक्ट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में और फिर बाद में सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर पहले प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज किया जाता था, लेकिन प्लैटिनम कैटलिस्ट सल्फर के फीड स्टॉक में, सल्फर का जो सोर्स था उसमें आर्सेनिक एलिमेंट की मौजूदगी की वजह से प्लैटिनम का कैटलिस्ट डीएक्टिव हो जाता, जिसको हम पॉइजनिंग ऑफ अ कैटलिस्ट कहते हैं। अब प्लैटिनम जो है एक्सपेंसिव मेटल है, अब अगर वो एक दो दफा यूज करने के बाद खराब हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना प्लैटिनम है, तो हम फिर कम वैल्यू वाले प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंसिव कैटलिस्ट क्यों यूज करें? इसलिए फिर हम नेक्स्ट कैटलिस्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई कैटलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अक्सर बाज़ औक़ात चांस लग जाता है कि जो कैटलिस्ट हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट कर देते हैं और वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट दे और बेस्ट कंडीशंस में हमें प्रोडक्ट दे और अच्छी तरह हम उसको दोबारा यूज कर सकते हो। लेकिन जब हम कैटलिस्ट फाइनलाइज करते हैं तो हम मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसलिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया गया प्लैटिनम की जगह पर। उसके बाद है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। टाइटेनियम टेट्रा, जब 4 क्लोरीन उसके साथ बॉन्डेड हो, टेट्राक्लोराइड होगा। वो कहां पर यूज होगा? जब हम ईथीन को पॉलीमराइज करते हैं पॉलीईथीन में। स्टूडेंट्स, ईथीन आपको पता है कि अल्कीन है जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ईथीन 2 कार्बन एटम्स हैं। अब उस ईथीन को हम पॉलीईथीन में कन्वर्ट करते हैं, जो शॉपर बैग्स होते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनमें पॉलीईथीन में कब कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? वहां पर जो कैटलिस्ट यूज होगा दैट इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें हम स्मॉलर यूनिट से एक बड़ा यूनिट बनाएं।
जिसका कम से कम मोलर मास 10,000 से ऊपर हो। नेक्स्ट हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शंस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में इंशाल्लाह सीख जाएंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कीन्स की और प्रिपरेशन है अल्केन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जब इनकी एडिशन की जाएगी हाइड्रोजन की तो उसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हम यहाँ पर निकल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे ओनली तो फिर टेम्परेचर को हमने 200 और 300 की रेंज में रखना है। अगर हम प्लैटिनम और पैलिडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं स्टूडेंट्स, प्लैटिनम एंड पैलिडियम, तो फिर हमने टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर कहां पर यूज होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल टू एसिटाल्डिहाइड, या एथेनॉल को जब हम एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वहां पर फिर कॉपर एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की डिस्कशन हो गई, ब्रीफ डिस्कशन थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये याद रखें स्टूडेंट्स के इन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनका चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो नेगेटिवली चार्ज है, रिपल्शन होनी चाहिए थी। रिपल्शन इसलिए नहीं होगी स्टूडेंट्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं क्योंकि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रीइंफोर्समेंट करेगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलकर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, तो वो मैग्नेट जो होगा वो उस सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ। इस प्रॉपर्टी को हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं और अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है उनको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और अगर एक्सट्रीम केस हो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, अगर एक्सट्रीम केस हो जैसे आयरन 2 और मैंगनीज 2 की केस में, आयरन 2 और मैंगनीज 2 का मतलब है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयरन अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मैंगनीज अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम होगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा, रीइंफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग होगी और इनकी अट्रैक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज्यादा होगी, जिसको हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी किताब में इतनी डिस्कशन थी, आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो जो किताब में इंफॉर्मेशन दी गई है आपके साथ वो शेयर होगी। स्टूडेंट्स, आखिरी प्रॉपर्टी जो है एलॉय फॉर्मेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एलॉय फॉर्मेशन, उससे पहले कि अगर हम एलॉय फॉर्मेशन की वजाहत करें, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज हम कहते हैं कि दीज आर द फिजिकल मिक्सचर्स ऑफ वेरियस मेटल्स। फिजिकल मिक्सचर्स का मतलब ये है कि जिसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व हो। केमिकल मिक्सचर का या केमिकल बॉन्डिंग का ये मतलब है कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिफोर मिक्सिंग थी वो अब चेंज हो गई हैं आफ्टर द मिक्सिंग। लेकिन एलॉय फॉर्मेशन में ऐसा नहीं है कि मेटल पहले केमिकली जैसा था, एलॉय फॉर्मेशन के बाद भी वैसा ही होगा। आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि इसमें जब मिक्सचर बन जाएगा इन एलिमेंट्स का, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स के होंगे। अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। तो जब इनकी एलॉय फॉर्मेशन होगी तो 29 और 30 एटॉमिक नंबर के एटम्स उसमें मौजूद होंगे। ये क्यों? क्योंकि इनके साइजेस इंतहाई कम है। एलॉय फॉर्मेशन क्यों होती है इन एलिमेंट्स में?
एटमों की साइज कम है, साइज कम होने की वजह से मेटेलिक लैटिस में ये एलिमेंट्स एक दूसरे के एटमों को रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। ये क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्मॉल एटॉमिक साइजेस की वजह से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं मेटेलिक लैटिस में। एग्जाम्पल है ब्रास एलॉय है हमारे पास, जिसमें कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एलॉयज की फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए लाजमी है, ताकि उनके साथ जो तर्ज जिंदगी है हमारी वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो आपको एक टेबुलर फॉर्म में 3-4 एलॉयज बताए गए हैं, एक्सप्लेन होंगे। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंट में मौजूद है, इस्तेमाल कहाँ पे होगा, उसकी वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक्सट्रीम लेफ्ट पर एलॉय देख सकते हैं। एलॉय की हेडिंग दी गई है, उसके बाद ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील और गोल्ड। कंपोजिशन दी गई है और उनकी यूजेस हैं। पहले ब्रास को डिस्कस करते हैं। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक एलिमेंट। कम से कम कॉपर का जो परसेंटेज होगा वो 60% होगा, या मैक्सिमम अगर होगा तो 80% होगा। अगर 60% होगा तो फिर जिंक 40% आएगा उसमें, और अगर 80% होगा तो फिर जिंक 20% आएगा। यूज कहाँ पे होगा? कार्ट्रिजेस, ये जो बुलेट्स की जो कवरिंग होती है, असलहा वगैरह, वहां पर ब्रास इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अपीयरेंस ऑलमोस्ट गोल्डन का कलर का होगा। डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, बर्तन जो हम घरों में यूज करते हैं, वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंडेंसर्स, स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स के पीछे के जाल देखा होगा। उस जाल का काम क्या है कि जब वो कूलिंग काज करेगा, वो गैसेस को लिक्विड स्टेट में लेकर आता है, उसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो ये ब्रास जो है उन कंडेंसर्स में यूज किया जाता है। और कास्टिंग जो है, ये सांचा हम कह सकते हैं कि जब हम मुख्तलिफ मेटल्स को एक पार्टिकुलर शेप दे देते हैं, तो जिससे वो कंटेनर बना है, जिसमें वो शेप बनेगा, उस फर्ज कर ले हम कहते हैं कि आयरन का, तो उसको हम कास्टिंग कहते हैं, सांचा। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसमें से कॉपर 75 मिनिमम और 90% मैक्सिमम कंसंट्रेशन में। और उसके बाद एसएन, अगर कॉपर 90% है तो एसएन 10% होगा, अगर कॉपर 75 है तो एसएन 25% होगा। स्टैचूज जो मुजस्मे बनाए जाते हैं, कॉइन्स सिक्के उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, बेल्स जो बड़ी बड़ी घंटियां होती हैं उसमें, ब्लेड्स, मशीनरी पार्ट्स जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रॉन्ज से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट जो एलॉय है हमारे पास, दैट इज स्टील। स्टील का इस्तेमाल आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में स्टील ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि आयरन को जंग लग जाती है, लेकिन स्टील को जंग नहीं लगता। आयरन 90 to 95%, कॉपर 0.1 से 2%, और इसमें बाकी मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कटलरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और कार बॉडीज में इस्तेमाल किया जाता है स्टील को, ब्रिज वगैरह और यूटेंसिल्स बर्तन में इस्तेमाल किया जाता है। और इस टॉपिक का, इस लेक्चर का जो आखिरी पोर्शन है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड आपको पता है कि गोल्ड कहां पे यूज होता है, डेली लाइफ में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। गोल्ड 70 to 75% और उसमें कॉपर 20 to 25% मौजूद होगा। ज्वेलरी, सबसे बड़ा इस्तेमाल ज्वेलरी में होगा। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, टूथ फिलिंग और स्टैचूज, इनसे मुजस्मे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ट्रांजिशन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स और उनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।